हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी जो इस बार यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अब ठीक ठाक हो चुकी होगी। और इसी के साथ इस समय आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और जहां पर आपको मेरे साथ साथ कई टॉप एजुकेटर आपको इस मंच पर उपलब्ध दिखेंगे और आपको गाइड करते हुए जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचाने का हम लोगों का भरपूर प्रयास है। अभी बेटा आपने देखा कि जो यूपीएससी सीएससी का 2020 का रिजल्ट हुआ आउट हुआ, इसमें 169 से ज्यादा बच्चों का चयन हमारे ही संस्थान से हुआ है। और जिसमें जो बेटा जो रैंक 2 है, जागृति अवस्थी जी, इनकी इन्होंने भी हमारे यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखी थी और जिसके तहत इनका चयन हुआ है। क्योंकि बेटा वास्तव में देखा जाए तो हम लोग मात्र मात्र 40,000 रुपए में ही प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। और ये आपके लिए भी है। और इससे भी खुशी की बात तब होगी जब यहाँ पर आपका फोटो होगा और ये वो 169 बच्चों कन्वर्ट हो जाए 269 में। तो ये हम लोगों के लिए और खुशी की बात होगी। बेटा आप ये देख सकते हैं रैंकर्स इन टॉप 50 में हमारे यहाँ 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के पीछे हमारा बेटा एक नाम मात्र का रोल है। इसमें तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे इन बच्चों की है जिन्होंने मेहनत के साथ अपना समय दिया और हमारे बताए गए गाइडेंस के अनुसार इन्होंने वर्क किया। और ये 169 प्लस बच्चे हैं। मैं विपिन मिश्रा, आप लोग जानते हैं, डायरेक्टर ऑफ यूनिक आईएएस इंस्टीट्यूट प्रयागराज। मैं पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली तथा प्रयागराज की विभिन्न संस्थाओं में ज्योग्राफी ऑप्शनल एवं जीएस पेपर पढ़ा रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रत्येक संडे को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हुए। और स्कॉलरशिप फ्रॉम ए पूल ऑफ 4 करोड़ रुपए, जिसमें यदि आप रैंक 1 से 3 प्राप्त करते हैं तो आपको 1 ईयर का यूपीएससी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। रैंक 4 to 10 प्राप्त करते हैं तो आपको 75% का स्कॉलरशिप। रैंक 11 से 50 प्राप्त करते हैं तो 50% का स्कॉलरशिप। और रैंक ये 51 to 500 प्राप्त करते हैं तो 25% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एनरोल होने के लिए आप हमारे कोड विपिन 10, ये हमारा कोड है विपिन 10, इस कोड के तहत आप बेटा बिल्कुल आप हमारे एनरोल हो सकते हैं इस कोड के तहत विपिन 10 के तहत। और 20 बुक्स आपको दिया जाएगा यदि आप जिसकी प्राइस 10,000 रुपए है, लेकिन यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या इससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये 20 जो बुक्स हैं ये हमारे बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट के द्वारा लिखित है। और ये आप देख सकते हैं जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर, ये कुछ बुक्स के। और ये आपका सिलेबस भी एक तरीके से बेटा सब कुछ दिया है। एंड वही बच्चे जिनको फाइनेंशियली समस्या है, अन अकेडमी अब उनके लिए लोन की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। लोन की सुविधा अवेलेबल कराते समय बेटा आपको जीरो प्रोसेसिंग फीस, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, अप्रूवल इन 2 आवर्स, 2 घंटों में अप्रूवल हो जाता है, कोई हिडन चार्ज नहीं, मिनिमल पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेनर्स, ये सभी आपको केवल और केवल अन अकेडमी ही उपलब्ध करा सकती है बेटा। बाकी कोई और संस्थान इस प्रकार आपको उपलब्ध नहीं करा रही है कि लोन भी दे रही है आपको हर सबसे मिनिमम फीस में आपकी तैयारी को सुगम और टॉप इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा सब कुछ पढ़ा रही है आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी ही उपलब्ध करा सकती है। यदि आप आइकॉनिक बैच लेते हैं तो पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, ये सारी सुविधाएं आपको अलग से दी जाएंगी। प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं विपिन 10 यूज करने पर 10% डिस्काउंट। और उसके बाद जो फीस होगी वो 44,550 रुपये होगी 1 वर्ष की। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं विपिन 10 का यूज करने हैं, यहाँ पर भी आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और उसके बाद 1 वर्ष की फीस 67,050 रुपये होगी। ऑप्शन की फीस 27,500 रुपये है, विपिन 10 यूज करने पर 10% छूट 24,750 रुपये या 2,300 रुपये पर मंथ। फ्री टेस्ट सीरीज करना है विपिन 10 के द्वारा अनलॉक करा सकते हैं। ये हमारा कोड है अप्लाई, यहाँ पर बेटा अप्लाई, अप्लाई कोड विपिन 10, इस कोड को अप्लाई करिए और अनलॉक कर लीजिए। 29 सितंबर से हमारे यहाँ 1 ईयर बैचेज एंड 2 ईयर बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। और 18 अक्टूबर से
क्वालिटी इन्हांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा ये कोड है विपिन 10, VIPIN 10, विपिन 10 का प्रयोग जरूर करें। वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैचेज, जिसमें आपको 29 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बेटा, वाइपर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसरो, सीएनईएस, जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की सतह का अन्वेषण करना है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे बेटा कमेंट करके जवाब दीजिए आखिर में कौन सा कथन सही है। बिल्कुल बेटा, और टाइम हम आपको एक निश्चित, बेटा हम आपको, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 40 सेकंड कम समय। बेटा 40 सेकंड कम समय नहीं है, पर्याप्त समय है, और आपको इसी में समय, इसी में आपको बेटा सब कुछ देना है। और देखिए जवाब भी आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल ही सही। जो वाइपर मिशन है, इस वाइपर मिशन का जो उद्देश्य है, वो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। आखिर में फिर क्या है वाइपर मिशन? वोलेटाइल इन्वेस्टिगे, यदि हम कहें इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, वाइपर, ये नासा का एक खगोलीय मिशन है। एक बात और समझिए बेटा, जो बच्चे इस बार स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो इसके इसके फुल फॉर्म को आप लोग याद रखना। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़, बत्तीसगढ़, मीन्स जो भी पीसीएस है स्टेट पीसीएस, तो आप लोग इसको नाम जरूर याद रखना। दूसरा, आर्टेमिस मिशन के हिस्से के रूप में वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। वहां पर आपको दिया था शुक्र पर, चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और जिससे प्राप्त डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्र तैयार करने में मदद मिलेगी, जो कि भविष्य में चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव अन्वेषण मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण। और बाकी जो पॉइंट है आपको, बेटा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा एक बार जरूर आप लोग दोबारा वीडियो को देख लेना बेटा, दोबारा आप लोग देख लेना। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट फिडेलिटी, जिसे आप लाइफ हाई कहते हो, इस तकनीक के संबंध में कौन सा कथन सही? ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके डेटा प्रसारित करती है। यह अन्य डेटा ट्रांसफर तकनीकी की तुलना में अधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसफर प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे कमेंट करके जवाब देते रहें कि कौन सा कथन सही है। लाइफ हाई के बारे में बेटा हमने आपको बताया था, लाइफ हाई, वाईफाई, याद आ रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। और सब बच्चे कमेंट करते रहे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे बेटा। हमारी क्लासेस में मैं एक एक बच्चों को बेटा जरूर, मैं आप लोगों का जो जवाब है, जो आपका कमेंट आता है बेटा, हम एक एक बच्चों का ध्यान देते हैं। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन नंबर बी केवल दो सही है। आखिर में एक गलत क्यों है, हमें इस पर भी विशेष ध्यान देना है बेटा। लाइट फिdelity एक वायरलेस संचार तकनीकी है, जो प्रकाश का उपयोग डेटा एवं उपकरणों के बीच स्थिति को संचारित करने के लिए करती है। तकनीकी शब्दों में कहें एल आई या वाईफाई या लाईफाई, एक प्रकाश संचरण प्रणाली है। जो आपने देखा रेडियो, जो दृश्य प्रकाश, परावैंगनी और अवरक्त स्पेक्ट्रम पर उच्च गति पर डेटा संचारित करने में सक्षम है। लाईफाई तकनीकी का उपयोग इस्तेमाल एयरलाइन समुद्र के नीचे अन्वेषण आदि में किया जाता है। और तकनीकी इस प्रकार, आप इस बिंदु को भी आप लोग ध्यान कर लेना बेटा, इन बिंदुओं को भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़िए ना और कहें कि ऐसा ये तो हो जाएगा। बेटा किसी भी बिंदु को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जो ऋण या प्रायोरिटी सेक्टर या पीसीएल के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पीसीएल, पीएसएल के लिए अपनी समायोजित नेट बैंक क्रेडिट शुद्ध बैंक ऋण का 40% अलग रखना अनिवार्य है। और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 75% आवंटित करना अनिवार्य है। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल बेटा, सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए कि आखिर में कौन सा कथन सही है। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, सभी बच्चे कमेंट करके जवाब देते रहे बेटा। और जवाब भी देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने आ चुका है कि ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों ही कथन सही होगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अर्थ उन क्षेत्रों से है जिसे भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और अन्य क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जानी है। बैंकों को ऐसे क्षेत्रों के विकास को पर्याप्त एवं समय पर ऋण के साथ प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणियां इस प्रकार है। और एक आई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप लोग देख लीजिए बेटा इस पॉइंट को। और इन बिंदुओं को आपको याद भी रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा क्षेत्र पीएसएल की श्रेणी के अंतर्गत है या कौन सा क्षेत्र पीएसएल या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनी हुई। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है। जौ, अलसी, सरसों और सोरगम। जौ, अलसी, सरसों और सोरगम, कौन सा इसमें रबी का फसल नहीं है। बिल्कुल बेटा, सभी बच्चे कमेंट करके जवाब देते रहे और मैं आशा ऐसा कर रहा हूं कि आप लोगों का कथन सही होगा। बिल्कुल बेटा, अब देखिए जवाब भी आपके सामने आ चुका है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा आप लोगों का जवाब है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जो सोरगम है, यह रबी की फसल नहीं है। और आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत में कृषि फसल वर्ष जुलाई से जून तक होती है और जिसमें खरीफ, मानसून के आधार पर रबी, और खरीफ एवं रबी शब्द अरबी भाषा से उत्पन्न हुए हैं। खरीफ का अर्थ है शरद ऋतु और रबी का अर्थ है बसंत। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे ये भी खरीफ फसल का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जुलाई अक्टूबर में होता है और रबी फसल का मौसम अक्टूबर मार्च में होता है। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें ग्रीष्मकालीन के फसलें या जायद फसलें हैं। खरीफ फसलों में चावल, मक्का, शोरगम, पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर बाजरा, रागी, अरहर, ये सब आपको खरीफ फसल के अंतर्गत। और यही आपसे पूछा गया था कि सोरगम जो है कौन सा फसल, तो ये खरीफ के अंतर्गत आता है, ना कि रबी फसल के अंतर्गत। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 4 महीनों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्त करता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। ए, बी, सी और डी का सभी लोग जवाब दीजिए बेटा। हालिया आंकड़ों के अनुसार ये बातें बतानी है, कौन सा कथन सही है। पहले 4 महीनों में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्त करता रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। हमें लगता है बेटा ये क्वेश्चन हमने एक बार कहीं कराया है, कहीं भी, चाहे आपको हो सकता है हमने ऐप पर पढ़ाया हो सकता है हमने स्पेशल पे आपको पढ़ाया, कहीं है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे दिमाग से घूम रहा है कि ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। और ऑप्शन नंबर सी, जवाब भी आ चुका है कर्नाटक। पहले 4 महीनों के दौरान एफडीआई का सबसे बड़ा जो प्राप्त करता रहा है वो है कर्नाटक। और ये है आपका एक्सप्लेनेशन। एफडीआई नीति सुधारों में ये आप कुछ बिंदु हैं, इन बिंदुओं को आप लोग याद रख सकते हैं। वित्त वर्ष कर्नाटक सबसे शीर्ष प्राप्त करता राज्य है। कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 45% हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे है और दिल्ली का स्थान 12% का स्थान है। और आप लोग एक बात ये भी याद रखना बेटा कि 2021 कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 23% हिस्सेदारी के साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 18%, सेवा क्षेत्र 10% का स्थान है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह ग्रामीण गरीबों के लिए कार्यक्रम में मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण है। कथन नंबर 2, यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। नीचे दिए गए कोड का उत्तर कर
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। और आपके पास जो सेकंड बचा है वो है 10 सेकंड। 10 सेकंड है बेटा, और हम आपको 40 सेकंड देते हैं, और 40 सेकंड में ही आपको सही जवाब देना रहता है। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप लोगों का जवाब है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और आप देख रहे हैं कि आपको जवाब भी मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। आखिर में कौन सा कथन, आखिर में इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए बेटा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। एंड दिस इज क्वेश्चन। एंड दूसरा, इस योजना के तहत प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क उद्योग आधारित मानकों के आधार पर किया जाता है। एक बेरोजगार युवा कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट एक सत्यापन योग्य पहचान प्रमाण है। आधार, वोटर आईडी, एक बैंक खाता। PMKYB3 को जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। आप इन बिंदुओं को भी आप याद रख सकते हैं बेटा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 3 है, इसको जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया, और जिसमें 2020-21 की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई, और जिसमें 948 करोड़ रुपए का परिव्यय था। तो ये बिंदु को आपको विशेष ध्यान देना है आपको। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। हमबोल्ट महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमबोल्ट धारा एक गर्म जल महासागरीय धारा है। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से अंटार्कटिका की ओर बहती है। यह आटाकामा रेगिस्तान की शुष्कता के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। बेटा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि हमबोल्ट की धारा, जिसे पेरू की धारा भी कहते हैं। बिल्कुल बेटा, सभी बच्चे कमेंट करके हमें जवाब देंगे। और आपके बेटा, आपका जो छोटा भाई है वो आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। यदि आप ध्यान, हो सकता है आपको फेस ना दिख रहा हो। हाँ जी बिल्कुल बेटा। और जिन भी बच्चों को बेटा सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन लेते समय ये हमारा रेफर कोड है बिपिन 10। हमारे रेफर कोड बिपिन 10 का यूज जरूर करें, ये हमारा कोड है। जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा कहे, आपके मित्र हो, तो हमारे कोड का उपयोग जरूर करें, ताकि आपको बेटा हम पर्सनली तौर पर गाइड कर सके आंसर राइटिंग, और आपका जो ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसको हम आपको अलग से एनालिसिस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। बेटा हमबोल्ट की धारा एक गर्म जलधारा नहीं बल्कि एक ठंडी जलधारा है। मैं आपको यहाँ पे, ये है आपका एक्सप्लेनेशन। जिसे पेरू की धारा हमने कहा, ये पेरू करंट कहा जाता है, एक ठंडी कम लवणता वाली महासागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर बहती है। और इस प्रकार ये बिंदु आपको देख सकते हैं बेटा, ये सभी बिंदु आपको देख सकते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि अवसंरचना कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कथन नंबर 2, ये फसलों उपरांत प्रबंधन अवसंरचना के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना के तहत ऋण में 2 करोड़ रुपए की सीमा तक प्रति वर्ष 3% की ब्याज सहायता दी जाएगी। कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। सभी बच्चे कमेंट करके जवाब देते रहे बेटा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप लोगों का जवाब है। बिल्कुल सही आप लोग जवाब कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा। और सब बच्चे कमेंट करें। कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। और मैं आशा भी आप लोगों से कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सही होगा। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर मुझसे बहुत ज्यादा आशा वाशा मत करिए। बिल्कुल मैं आपसे आशा ही करूंगा बेटा। जो ये सोच रहा है कि सर हमसे आशा मत करिए, मैं उसी बच्चे से आशा करता हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन, तीनों ही कथन सही है। ये पॉइंट समझिए। पहला आपको ध्यान देना, कृषि अवसंरचना कोष। जैसे बात कृषि की आती है तो लोगों के दिमाग में ये उठता है कि ये केंद्र, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है तो उम्मीद है ये केंद्र प्रायोजित योजना होगी। और इसको जैसे आपने गलत किया, तैसे समझ लीजिए आपका कथन गलत हो गया पूरा। बात समझ आ रही? तो यहाँ पर कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एक अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहा जाता है।
और ये कुछ बिंदु हैं, इन बिंदुओं को हमने बेटा आपको, आपके ऋण क्या है, ऋणों को 2 करोड़ रुपए की सीमा तक 3% की ब्याज दर से सबवेंशन होगा। और उसके बाद ये बिंदु है, आप इन बिंदुओं को देख लीजिए। चलिए बिल्कुल सही। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के रक्षा क्षेत्र के संबंध में हेलिना एक है कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। हेलिना क्या है? रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में बात हो रही है बेटा, डिफेंस। और जब आप बेटा टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो टेक्नोलॉजी में डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही पोर्शन साइंस टेक्नोलॉजी में आपको बहुत ही ध्यान देना होगा बेटा, चाहे वो डिफेंस डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब कुछ बच्चों के मन में उठ रहा होगा कि सर नैनो टेक्नोलॉजी, बट नैनो टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो हेलिना है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हेलिना तीसरी पीढ़ी का लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, फायर एंड फॉरगेट। कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, जैसे आपने देखा बेटा 3 रुपए पेन वाली आती है ना, 3 रुपए वाली पेन, आपने देखा है, जिसमें रफल नहीं होती बेटा, रफल नहीं होती है। तो आप उसको क्या करते हैं, यूज करते हो, फेंक देते हो, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो फेंको। तो जो ये है, ये फायर एंड फॉरगेट क्लास की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एटीजीएम प्रणाली है। इसमें सभी मौसम में दिन एवं रात परिचालन क्षमताएं हैं, और सीधे हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य का निशाना बना सकता है। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। कोदो, कुटकी और सनवा किसकी स्वदेशी किस्में हैं? गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का। आप कहोगे सर कोदो, कुटकी, थोड़ा सा जो बच्चा कमेंट थोड़ा सा प्रयोग करेगा, आप लोगों का जवाब आ जाएगा। और सानवा, थोड़ा सा बेटा सभी बच्चे कमेंट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं इसमें आंसर छिपा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, बस केवल और केवल आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। अब आपने जवाब भी समझ गए होंगे कि आखिर में ये बाजरा शब्द है। कोदो, कुटकी और सानवा, ये अब बाजरा बेटा एक तरीके से देखा जाए तो मोटा अनाज है। और ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं, ये सभी जब शब्द मुख्यतः देखोगे थोड़ा सा कॉमन सेंस में, तो ये आपको मोटे अनाज जैसा दिख रहा है, मीन्स बाजरा की किस्में है ये, ऑप्शन नंबर सी। और यहां से बेटा ये है आपका एक्सप्लेनेशन। बाजरा को अक्सर सुपर फूड कहा जाता है, पोषक अनाज कहा जाता है। वर्तमान में उगाई जाने वाली 3 प्रमुख बाजरा फसलें, जिसमें जोवर, बाजरा और रागी। बिल्कुल बेटा। इसके साथ ही भारत जैव अनुवांशिक रूप से विविध एवं छोटे बाजरा की स्वदेशी किस्मों जैसे कोदो, कुटकी, छेना, सानवा की एक समृद्ध श्रृंखला है। प्रमुख उत्पादकों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा शामिल है। बिल्कुल है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिकल डिवाइस मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मानक परीक्षण एवं बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बेटा, सभी बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए। सभी लोग कमेंट करेंगे। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा। सभी बच्चे कमेंट करके जवाब देते रहे बेटा। बिल्कुल, देखिए जवाब भी आपके सामने आ चुका है। बहुत अच्छा। और आपका छोटा भाई देख के मुस्कुरा रहा है कि भैया हमारे गलत कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे भैया, पापा से शिकायत करूंगा। अब तुम डांटोगे, चुप रहो, तुम्हारी औकात क्या, मजाल क्या कि तुम मेरे सामने बोलो, चलो अंदर, ये कहोगे। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, मिस ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है। आखिर में जब मेडिकल डिवाइस जो पार्को है, इसको बढ़ावा देने के लिए या इस योजना के समय कौन सा कथन
ये पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू नहीं की गई, तो आखिर में किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी तो बिंदु को ध्यान देना है। तो इस योजना को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया। आपको जवाब मिल गया होगा। और कथन 1 और 2 में इस प्रकार कथन 1 गलत हो गया और ये आपका जवाब रहा बेटा। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया बिल्कुल। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना एसईसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सरकारी सहायता के लिए लाभार्थियों की पहचान करने का एक साधन है। यह जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करें बेटा, कौन सा कथन सही है? सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की जो जनगणना है इसके बारे में पूछा जाए बेटा, और गलत नहीं करना बेटा किसी बच्चे को। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छा। और देखिए आपका जवाब भी आपके सामने आ चुका है और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और यदि सही है तो कथन नंबर 2 गलत है। ये जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत नहीं आता। तो ये आखिर में किसके अंतर्गत आता है? तो आपका जवाब होगा ये 3 जनगणना घटक है। 3 जनगणना घटक है और 3 अलग-अलग प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए थे, लेकिन भारत सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के समग्र समन्वय के तहत। और ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में जनगणना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित की गई। शहरी क्षेत्र में जनगणना आवास एवं शहरी गरीबी उप मिशन मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है। जाति जनगणना गृह मंत्रालय। एक बार फिर से बेटा इन 3 बिंदुओं को आप लोग याद कर लीजिए बेटा। कहीं भी किसी भी तरीके से ये ग्रामीण क्षेत्र में जो जनगणना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित की गई। शहरी क्षेत्रों में जो जनगणना है वो आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा। और जो जाति गणना है ये जाति जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। और भारत की रजिस्ट्रार जनरल और भारत की जनगणना आयुक्त आयुक्त जबकि जनगणना भारतीय आबादी का एक चित्र प्रदान करती है। तो ये बिंदु भी आपको याद रखने हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1, ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। और इन ऐसे बिंदुओं को आपको प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिन, इसको भी हाईलाइट करिए। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। कौन सा कथन सही है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एबीसी और डी में आपको जवाब देना है बेटा। आपके सामने दिया हुआ है, आपको सही कथन का पहचान करना है। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। और सब बच्चे कमेंट करते रहें। और आपको जवाब मिल चुका है। ये कथन नंबर 2 और 3 सही है। आखिर में कथन नंबर 1 और कथन नंबर 1 क्यों गलत है और 2 और 3 क्यों सही है? तो आपका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है बेटा। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ रुपए से अधिक गरीब एवं वंचित परिवारों को मुहैया कराना, जो भारत की आबादी का 40% हिस्सा। और ये बिंदु आपको याद रखना है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, इस प्रकार आपने देखा कि 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। और सभी बच्चे बेटा, जिन भी बच्चों को बेटा सब्सक्रिप्शन लेना है हमारे रेफर कोड विपिन 10 के तहत, ये हमारा रेफर कोड है। विपिन 10 के तहत आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये हमारा कोड है। ये इसका तो 10% की छूट मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आंसर राइटिंग आपको अलग से कराएंगे हम। और ये सभी सुविधाएं आपको आंसर राइटिंग ये केवल ओके यदि आपको कोड यूज करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आंसर राइटिंग के बाद हम आपको पूरी तरीके से बेटा टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। ऐसे नहीं बेटा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे और हम आपका एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से देखेंगे। सभी लोग बेटा सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोग बेटा शेयर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके।
थैंक यू बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं कल 1 पीएम के साथ। थैंक यू बच्चों।